अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन। इमरान खान ने एक बरतानवी जरीदे को एक ऐसा मजमून दिया है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को फिर से एक मर्तबा जो है हिला के रख दिया है। एक फिर से तबले जंग बजाया है और किस तरह से जेल के अंदर बरतानवी जरीदे का सहाफ़ी जो है वो पहुंचा, कैसे इमरान खान ने अपनी जो इतना बड़ा मजमून है वो शाया करवा लिया, इसके ऊपर रियासत का क्या रद्द अमल आया है और रियासत अब उस बरतानवी जरीदे के साथ क्या करने जा रही है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताना है कि इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो कम होते दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान को GHQ पे हमले के केस के अंदर फाइनली तलब कर लिया गया है, उसकी तफसीलात क्या उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज सुन्नी उलमाए काउंसिल के अल्लामा साहब को शहीद किया गया है और अल्लामा मसूदुर रहमान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी क्या तफसीलात हैं और उसके अंदर PTI मुलव्विस निकली है, इसके बारे में भी चमगोइयां हो रही हैं। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके ऊपर भी मैंने आपसे बात करनी है और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा से संगीन इल्जामात आयद किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही अमेरिका के दबाव पर मेरी हुकूमत गिराई, ये कहना है जी खान साहब का। और ये बाकायदा तौर पे बरतानवी जरीदे ने इसको छापा है। आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान जो है वो आजकल रावलपिंडी की अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और वहाँ पर उन्होंने जो है वो बरतानवी जरीदे जिसका नाम है जी इकोनॉमिस्ट, उसके लिए मजमून जो है वो लिखा है। यानी जरीदा जो है उनका ये कहना है कि ये इमरान खान ने खुद लिखा है, ये उनका ख्याल है। और एक बार फिर से उन्होंने इस मजमून के अंदर ये इल्ज़ाम दोहराया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के दबाव पे उनकी हुकूमत जो है वो गिराई। और साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, इस्टेब्लिशमेंट PTI को सिरे से ही फील्ड देने को ही तैयार नहीं है। इमरान खान ने इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर भी अपने शकूक शुबहात का इजहार किया और उन्होंने लिखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने पर निगरान हुकूमतों को गैर कानूनी करार दिया जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अमेरिका और पाकिस्तानी हुकाम जितने भी हैं उन्होंने इमरान खान के इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर इस बरतानवी जरीदे के मजमून में बानी PTI की जानिब से अमेरिका पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो मर्जी ऑल फॉल बके जा रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी जो महकमा ख़ारजा हैं उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाने हैं। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की दिलचस्पी जो है वो जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका के मुंह पे एक लिहाज से फिर से जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है खान साहब ने, वो इसलिए कि अभी जब जनरल आसिम मुनीर गए थे अमेरिका तो सुनने में आया था कि वहां पर उनके सामने 2 ऑप्शंस पेश किए गए थे, एक खान साहब के हवाले से और दूसरा खदीजा शाह के हवाले से। तो खदीजा शाह के हवाले से तो मान लिया गया था, लेकिन खान साहब के हवाले से नहीं माना गया था। तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने दोबारा से अमेरिका के ऊपर इल्जामात आयद किए हैं तो अमेरिका को भी पता चले कि जिस शख्स की हम साइड ले रहे हैं, जिस शख्स के लिए हम बैगिंग कर रहे हैं, वो शख्स हम ही के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, दुश्नाम तराजियां कर रहा है। तो अच्छी बात है, खान साहब अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी जो रियासत है और जो हमारी हुकूमत है उनकी तरफ से भी अब रद्द-ए-अमल आया है। ट्विटर के ऊपर जो है निगरान वज़ीर इत्तलात हैं जी मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि हम दी इकोनॉमिस्ट के एडिटर को एक मजमून के बारे में लिख रहे हैं जो मुबैना तौर पे इमरान खान ने लिखा है। उन्होंने कहा कि ये हैरान कुन और परेशान कुन है कि इस तरह के एक मुअज़्ज़ज़ मीडिया आउटलेट ने एक ऐसे फ़र्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है और उसे सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने मज़ीद ये भी लिखा कि हम समझते हैं कि इखलाकी मेयारात को बरकरार रखना और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहेंगे कि इदारती फ़ैसला कैसे किया गया और उन्होंने कहा कि दी इकोनॉमिस्ट की तरफ से मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों
को मद्दे नजर रखा गया। उन्होंने मजीद ये कहा कि ये जानने में भी दिलचस्पी होगी कि क्या दी इकोनॉमिस्ट ने कभी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से जेल में सियासतदान जो कैद होते हैं उनके ऐसे घोस्ट मज़ामीन को शेयर किया है, शाया किया है। अगर जेल में कैद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते हैं तो फिर वो एक यक तरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा मौके का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान जो हैं उनको 5 अगस्त को मुजरिम करार दिया गया था। किस केस के अंदर? तोशाखाना केस के अंदर। और 3 साल की उनको कैद की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। तो ऐसे में अगर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हो तो कभी भी सहाफ़त का ये असूल है कि दुनिया का कोई अखबार जेल के अंदर से उस बंदे की तहरीर को नहीं छाप सकता उस तरीके से। और 28 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को मुअत्तल किया था, लेकिन उनके खिलाफ दीगर मुकदमात के बायस जो है वो जेल में है स्टिल इमरान खान। और आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिस्ट ने जो हरकत की है ना भोंडी, वो उसमें उन्होंने ये किया कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान का मजमून है और दूसरी तरफ एंड पे वो कह रहे हैं कि ये शख्स जो है ये मुजरिम है, और तीसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने भी इसकी तरदीद की है और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसकी तरदीद की है। सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पीटीआई के लोग हैं, जितने भी उनके वुज़रा हैं खान साहब के, उनसे जब पूछा गया कि इसका जो इकोनॉमिस्ट का पूरा मुआद है जो आपने पढ़ा है, इससे आपको क्या लगता है कि ये खान साहब के ही अल्फाज हैं या आपको लगता है कि खान साहब के ख्यालात नहीं हैं और गलत तरीके से इसको छापा गया है? तो मोस्टली जो लोग हैं वो हिचकिचा के बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि खान साहब से जब हम मुलाकातें करते हैं जेल के अंदर तो खान साहब हमसे इसी तरह की बातें करते हैं, तो लिहाजा ये जो कुछ भी इसके अंदर लिखा गया है ये खान साहब के ही ख्यालात हैं। बहरहाल जो मुर्तज़ा सोलंकी हैं उन्होंने ये बात तो कर दी है कि वो हुकूमत की तरफ से जो बरतानवी जरीदा है, अशाती इदारा है, उनको बाकायदा तौर पे जो है वो ख़त लिखेंगे कि वो कैसे एक मुजरिम शख्स का जो बयानिया है उसको लेने के लिए जेल के अंदर चले गए, जबकि जेल के अंदर तो किसी को अलाउ ही नहीं है, और वो भी ख़ास तौर पे किसी बैनुल अक़वामी अखबार यानी जरीदे का कोई बंदा अंदर चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपका सोर्स क्या है, आपने बात कैसे की है, ये सब कुछ उनसे पूछा जाएगा। और ये कि एक मुजरिम शख्स का बयानिया आप लोग अगर है भी तो किस तरह से आप लोग छाप सकते हैं, इसके बारे में तो आने वाले दिनों में जो भी इस जरीदे की तरफ से रद्द अमल आएगा उससे मैं आपको आगाह करूंगी। साथ ही जो है वो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो हैं उनकी मुश्किलात अब मजीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बैरिस्टर गोहर जो हैं अभी उनका और शेर अफजल मरवत का एक रोज़ पहले आपने सारा झगड़ा देखा, जिसमें बैरिस्टर गोहर ये कह रहे थे कि इमरान खान और हमारा और पार्टी का बयानिया ये है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करनी, जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद शेर अफजल मरवत वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि हमने लड़ाई करनी है और हमारी इदारों के साथ तसादुम है और हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो फिर उसके बाद आप देखें कि जब इनकी आपस में मुठभेड़ हुई और वहाँ पर जब शेर अफजल मरवत ने वहाँ पे उमैर न्याजी को बुलाया और वो भी बैठे पहले और फिर उठकर चले गए वहाँ से, तो इस पूरे मामले के अंदर अब ये जरीदे के अंदर इस तरह की खबर छपना इस बात की तस्दीक करता है कि शेर अफजल मरवत ने फिर जो कहा था सही कहा था। तो फिर बैरिस्टर गोहर जैसे लोग जो हैं जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं उनको भी सामने आकर वही बयानिया अपनाना चाहिए जो खान साहब का है। अच्छी बात यह है कि बैरिस्टर माजरत के लाइट चले गई है, लेकिन मैं अपनी बात को जारी रखूंगी कि जब बैरिस्टर गोहर जैसे लोग जो हैं वो आकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, अब खान साहब बदल चुके हैं, जेल के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है, तो आप देखें कुछ नहीं बदला। अच्छी बात है, एस्टैब्लिशमेंट को भी अगर उनकी तरफ से कोई नरमी होने भी वाली थी ना तो अब वो नहीं होगी। उनको पता चल गया कि खान साहब, और जिसे कहते हैं ना कि वो अगर आप एक सांप को सीधी नली में भी छोड़ देंगे ना तो उसके अंदर भी टेढ़ा ही चलेगा, तो खान साहब का भी वही वाला हिसाब है। और यहाँ पर मैं आपको एक और खबर देती चलूँ कि खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा इस तरह से हो रहा है कि रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उन्होंने खान साहब को फाइनली बुला लिया है। और किस केस के अंदर बुलाया है जिसमें सबसे ज्यादा वो मतलूब है? कौन सा केस? GHQ वाला। GHQ के ऊपर जो हमला केस है उसके अंदर इमरान खान को 9 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इमरान खान पर 9 मई के वाकयात में GHQ पे हमले और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जज हैं मलिक एजाज आसिफ, उन्होंने इमरान खान को 9 जनवरी को आकर कहा है कि जी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं और बताएं कि ये जो GHQ के ऊपर आपने हमले करवाए, लोगों को उकसाया। यकीनन खान साहब कहेंगे मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो तमाम सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से उन्होंने लोगों को उकसाया, किस तरह से उन्होंने लोगों को शामिल किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो एविडेंस का हिस्सा हैं। अच्छा, तीसरी तरफ मैं आपको बता दूं
کہ جو الیکشن التوا کی قرارداد کی منظوری کے لیے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے دکھی اور تکلیف دہ خبر کی۔ سنی علماء کونسل کے رہنما علامہ مسعود الرحمان عثمانی جو ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور پھر اس حملے کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور ترجمان سنی علماء کونسل جو ہے ان کا جو اب تک بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ علامہ مسعود الرحمان عثمانی پہ اسلام آباد کے علاقے میں جس جگہ کا نام غوری ٹاؤن بتایا جا رہا ہے وہاں پہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کیا جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور اسپتال منتقل کرنے کے دوران ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ بتایا جا رہا ہے، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کچھ ایران کی تنظیموں کا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ ایگزیکٹلی مجرم کون تھا، لیکن پی ٹی آئی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو علامہ صاحب تھے یہ پی ٹی آئی کی جو یہودیت پرستی تھی یا جو ان کی فنڈنگ تھی یا اس طرح کے جو ان کے معاملات تھے ان کو اکثر بے نقاب کرتے رہتے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کی آخری تقریر میں آپ کو سنواؤں جس میں وہ عمران خان کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ ریاست مدینہ بے ایمان دھوکے باز منافق واقعہ تن یہودیوں کا ایجنٹ، میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے معاملات سے اختلاف کیا لیکن ان کے اس جملے پر میں نے اتفاق کیا ہے کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ یہودیت کا ایجنٹ ہے جس نے ملک پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کیا، مذہبی معاملات کو بھی خراب کیا، مساجد مدارس کو راہ پر لگایا، پیغمبر صحابہ نے بیت کو گالیاں نکلوا کر قادیانیت اور شیعت سے تبرع اور گستاخیاں کروا کر اپنی چھتری کے نیچے ان کو تحفظ دیا ہے، اور آج اللہ کے گھروں کو نشانہ بنانے پر آگے لعنت بیچتے ہیں تمہاری ایسی۔ جی تو آپ نے سنا کہ وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور پھر شہادت سے ٹھیک 20 منٹ پہلے بھی انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب کی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے گا جو علماء کرام کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے حملے کرتے ہیں، معصوم بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو زنیرہ نے ویسے ہی بغض میں یہ بات کی ہے، زنیرہ نے تو ویسے ہی الزام لگا دیا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو میں ان کو مثال دینا چاہوں گی قندیل بلوچ کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قندیل بلوچ نے پہلی بار جب بشرا پنکی پیرنی کی 2016 کے بارے میں پریڈکشن کر دی تھی کہ آج کل ایک خاتون بنی گالا بہت زیادہ آتی ہیں، یہاں تک کہ اس نے قندیل بلوچ نے یہ بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ بھی اس خاتون نے دیا ہے، کہ اس وقت کی بات ہے جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بشرا بی بی نام کی کوئی خاتون بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قندیل بلوچ کا قتل کروا دیا گیا تھا۔ اچھا، اب جناب علی میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، اور میں اس خبر کی کھوج میں تھی کہ یہ خبر کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا وہ تھا #ایپسٹن کلائنٹ لسٹ۔ اب میں بڑی حیران تھی کہ یہ کون ہے ایپسٹن، یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اس ایپسٹن کے نام کو جو ہے نا جب بھی سرچ کرتی تھی تو میرے سامنے جو ہے نا وہ گندے گندے قسم کے ویڈیوز اور چیزیں آ رہی تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خان صاحب کے ساتھ کیا لنک نکل رہا ہے، کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیسٹ فرینڈ ہیں، کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس خبر کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے دراصل اس خبر کو شیئر کیا ہے اور بہت سارے صحافی اب تک یہ خبر شیئر کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا بھر کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر #ایپسٹن کلائنٹ لسٹ گلوبل ٹرینڈنگ ٹاپ پر ہے۔ ایپسٹن سیکس سکینڈل کی مرکزی کردار گیزلین میکسویل ہے۔ اب یہ جو گیزلین میکسویل ہے نا، ان کا نام ذرا یاد رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گیزلین میکسویل ہے جو عمران نیازی کی بہترین اور بیسٹ فرینڈ رہی ہے۔ تصویر اس وقت سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کالے رنگ کے ڈریس میں جو خاتون ہے یہ بیسیکلی عمران خان کی بہت قریبی دوست تھی۔ اب خان صاحب کا اس پورے سکینڈل میں کیا تعلق ہے وہ میں بھی آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتی ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی یہ بنیادی طور پر ایک ایسی دوست ہے جو کیا کرتی ہے کہ پرائیویٹ جزیروں کے اوپر جاتی ہے اور وہاں پر ان سیاستدانوں کو لے جاتی ہے جو عیاش قسم کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر چھوٹے بچوں اور لڑکیوں کی سپلائی ان سیاستدانوں کو کی جاتی ہے۔ یہ الزام ہے جی اس خاتون کے اوپر جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سینسیشن بنا ہوا ہے کہ یہ خاتون بیسیکلی ایک سپلائر ہے۔ اب یہ خاتون کی تصویر آپ خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو زنارہ نے ایویں ہی جوڑ دیا، یہ خبر جوڑ دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں معاملہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اب ہوا کیا ہے کہ وسیم اکرم اپنے دور کے بڑے
سٹے باز کے طور پہ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. لیکن وہ خیر ان کے اوپر ایک الزام تھا, وہ تو ایک کھلاڑی ہیں. اپنے ایک انٹرویو کے اندر وسیم اکرم جو ہیں انہوں نے اس بات کا اور اس واقعے کا ذکر کیا ہے, جس میں وسیم اکرم نے کہا کہ پرائیویٹ جہاز میں گمنام جزیرے پر عمران خان کے ساتھ عیاشی کا پورا پلان جو ہے وہ کون بتا رہا ہے؟ وسیم اکرم بتا رہے ہیں. ایک طرف تو وسیم اکرم یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے بڑے فین ہیں, اور دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پرائیویٹ جزیروں کے اوپر لڑکیوں کی سپلائیز ہوتی تھیں. مگر ہمارا میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا اس پورے معاملے کے اوپر خاموش ہے. یہ خاتون کے بارے میں یہ جو اس کا دھندا تھا, یہ جو اس کا گندا کام تھا, یہ بے نقاب ہو گیا ہے. پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ وسیم اکرم کیا کچھ کہتے رہے. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. He took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport. And she had her own plane. So we sat on a private plane, about 45 minutes ride into a deserted island. They went into chat into the house. Just a chat. Just And we and Ijaz just looked at each other. Said, okay, what should we do now? جی تو جناب آپ نے دیکھ لیا, میرا کام تھا جی خبر آپ کو دینا, آگے آپ کا کام ہے جی جو بھی آپ نے سوچنا ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کا ان تمام معاملات کے اوپر کیا خیال ہے. آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.